द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। 4. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। 5. आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा निवारक विरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें से ये सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। पृष्ठ 196। 6. पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001 इसे 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, लेकिन ये अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट: जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। आज संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका पाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। 6. सार्वभौमिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्न है। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबीज कॉर्पस। 2. परमादेश, मैंडामस। 3. प्रतिषेध लेख, प्रोहाइबिटेशन। 4. उत्प्रेषण, काचियोरारी। 5. अधिकार पृच्छा लेख, क्यो वारंटो। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। पृष्ठ 197। 2. परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। 3. प्रतिषेध लेख।
ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 4. उत्प्रेषण। उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की ये निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। 5. अधिकार पृच्छा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वो इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वो कार्य नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन। 1. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में ये निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 3. 24वें संविधान संशोधन 1971 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा ये निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 4. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 5. 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा ये व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय ने प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। 6. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। 1980 ईस्वी के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। 12. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। अनुच्छेद 39 का सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। पृष्ठ 198। अनुच्छेद 39 ग धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। उपर्युक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। 1. नीति निर्देशक सिद्धांत यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार
ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 2. इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। मौलिक अधिकार, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। मौलिक अधिकार, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत, ये समाज की भलाई के लिए है। मौलिक अधिकार, ये व्यक्ति के अधिकार के लिए है। 5. इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। 6. नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। मौलिक अधिकार, ये सरकार के महत्व को घटाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत 7, ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार, ये अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। 13. मौलिक कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। 1. प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। पृष्ठ 199। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 4. देश की रक्षा करें। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11. माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संशोधन। 14. संघीय कार्यपालिका, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वो 1. भारत का नागरिक हो, 2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य, 4. चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। भारत के राष्ट्रपति: 1. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्यकाल 26/1/1950 से 13/5/1962। 2. डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, 13/5/1962 से 13/5/1967। 3. जाकिर हुसैन, 13/5/1967 से 3/5/69। 4. वी गिरी, 24/8/1969 से 24/8/1974। 5. फरुखुद्दीन अली अहमद, 24/8/1974 से 11/2/1977। 6. नीलम संजीव रेड्डी, 25/7/1977 से 25/7/1982। 7. ज्ञानी जैल सिंह, 25/7/1982 से 25/7/1987। 8. आर वेंकट रमन, 25/7/1987 से 25/7/1992। 9. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 25/7/1992 से 25/7/1997। 10. के आर नारायणन, 25/7/1997 से 25/7/2002। 11. डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम, 25/7/2002 से 25/7/2007। 12. प्रतिभा पाटिल, 25/7/2007 से अब तक। नोट: वी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से 1969 से 24 अगस्त 1969 तक एवं BD जत्ती 11 फरवरी से 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। नोट: यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य